हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का 14th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का पार्ट 2। इसका जो पार्ट 1 है मैंने लेक्चर नंबर 12th में करवाया था, जिसमें मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सिखाया था। सेल्स के अंदर किस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, किस तरह से पैरेलल। लेकिन उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन करने से पहले हमको जो है किरचॉफ लॉ समझना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने वहाँ पर सिर्फ बेसिक्स ही करवाया था और बोला था कि जो इसका एडवांस वर्जन आएगा उसमें हम किरचॉफ लॉ के सीखने के बाद करेंगे। तो किरचॉफ लॉ वाला लेक्चर हो चुका है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो जाकर उसको देख के आए, सर्च करें यूट्यूब पर किरचॉफ लॉ बाय जिगर शर्मा स्पेशल, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। पहले आप उसको देख कर आएँ, नहीं तो जो लेक्चर में आज मैं बोलने वाला हूँ वो आप शायद आपके ऊपर बाउंसर जा सकता है, मीन्स आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट मैं पिछला लेक्चर वाला भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करूँगा। ओके, तो सारे पॉइंट्स को आप नोट करना और जो भी क्वेश्चन है उसको पॉज करके ट्राई करना। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लाए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर। जेई मेन और जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आए उसको भी हम करेंगे। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले थोड़ा बहुत रिवीजन करा देता हूँ, थोड़ा बहुत जस्ट देखो। यहाँ पर हमने बात की सीरीज, देखो कॉम्बिनेशन सेल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। इसका जो डेरिवेशन है ना, आज हम दूसरे तरीके से करेंगे। आज हम इसको किरचॉफ लॉ को यूज़ करके करेंगे, वो जो साइन कन्वेंशन है उसको यूज़ करके करेंगे। होप सो आपने वो लेक्चर देखा होगा। तो देखो सपोज यहाँ पर मैं सेल ड्रॉ करता हूँ, दो सेल आपस में सीरीज में हैं और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस बारे में अगर आपको नहीं आता हो तो आप लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर 12, जिसमें मैंने सेल्स ईएमएफ के सबके बारे में बताया है। तो सपोज ये सेल है, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है ईएमएफ है ना, इसका जो ईएमएफ है, सपोज मान लो इसका जो ईएमएफ है वो E है, E1, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका ईएमएफ है E2, इसका रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, अब देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे ये पॉजिटिव देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से कनेक्टेड हो तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव इस तरह से कनेक्शन हो तो हम उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका डेरिवेशन किस तरह से करते थे, हम मानते थे कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है ना, ऐसे मानते थे। एक बार खुद से आप ट्राई करो, अगर आपको आता हो डेरिवेशन तो एक बार उसको रिवाइज कर लो अपने बुक में ट्राई करके देखो। तो क्या करते थे हम, इसका इक्विवेलेंट लिखते थे। इक्विवेलेंट लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करके। ओके ओके, इसका जो इसको ई इक्विवेलेंट बोलते थे और इसको हम बोलते थे आर इक्विवेलेंट। और मान लेता हूँ कि इसके जो टोटल अक्रॉस जो पोटेंशियल है पूरा वो V है ना। टर्मिनल वोल्टेज में मान लेता हूँ इसके अक्रॉस जो है V, तो इसके अक्रॉस भी जो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा वो V हो जाएगा। इसका ही इक्विवेलेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो हम इसको इन दोनों को हम कंपेयर करते थे। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू लिख सकता हूँ V1 प्लस V2, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन। V इक्वल टू लिख सकता हूँ V1 प्लस V2। इसके ऊपर से डेरिवेशन करेंगे। करंट तो पूरे में कांस्टेंट ही रहेगा, जैसे कोई भी करंट जैसे पॉजिटिव से निकल रहा है करंट, यहाँ पे I फ्लो कर रहा है इस तरह से, तो करंट तो पूरी सर्किट में कांस्टेंट ही रहेगा बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 लिखते थे और यहाँ देखो यहाँ भी हो जाएगा। तो और दूसरी बात जो E1 की वैल्यू है उसको हम क्या लिखते हैं, देखो V1, ये जो V1 है इसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। जो V1 की वैल्यू है वो हो जाएगी E1 माइनस ऑफ IR1 और जो ये E2 है इसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, E2 की वैल्यू हो जाएगी V2 देखो पहले हमने इसको इस तरह डेरिवेशन किया था। V2 वैल्यू लिखा था E2 माइनस ऑफ IR2, इस तरह से हमने लिखा था। और देखो यहाँ पर बीच में नेगेटिव आया, तो मैंने आपको बताया था कि जो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बीच में नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आज हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे। आज हम इसको जो है करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग से उस तरह से सॉल्व करेंगे। ये डेरिवेशन तो आपको आता ही होगा, ये डेरिवेशन आपको नहीं आता हो तो आप देख लो लेक्चर जाके। आज हम इसको दूसरी तरह के डेरिवेशन करते हैं। किस तरह से डेरिवेशन करेंगे,
हम यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज का। मान लेता हूँ इसका पोटेंशियल है VA और इसका पोटेंशियल है VB, ऐसा मान लेता हूँ। अब इसके ऊपर से हम इसको डिराइव करेंगे। मैं क्या करता हूँ, देखो अब यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा हूँ। सपोज मेरा पाथ जो है इस तरफ है, मान लेता हूँ कि ये मेरा मूविंग पाथ है ना। ये क्या है, मेरा पाथ। डायरेक्शन वगैरह तो आपको आता ही है। हम सेल्स में जो है देखते हैं कि जो बाद में आ रहा है, जैसे कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बाद में पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। और जो रजिस्टर में हम देखते हैं करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन के अगर हम अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव लिखते थे और उसके अपोजिट मूव कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव लिखते थे। ये सब मैंने आपको किरचॉफ लॉ में सिखाया था। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से मूव करना शुरू करता हूँ। तो पहले लिखूँगा VA, पहले क्या लिखूँगा VA। अब यहाँ पर पहुँचा सेल के पास, तो सेल के पास हम सिर्फ सेल देखते हैं, करंट का नहीं डायरेक्शन देखते हैं। तो सेल देखेंगे तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव लिखो E1। उसी हिसाब से यहाँ पर देखो, यहाँ पर रजिस्टर में करंट के अलॉन्ग हम मूव कर रहे हैं। देखो हमारा पाथ यहाँ है, इस तरह से ये मेरा पाथ है और करंट का डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो हम देखो करंट के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे -IR1, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, IR1। अब यहाँ पर देखो फिर से आए नेगेटिव से पॉजिटिव तो आ जाएगा पॉजिटिव। और दूसरी बात, अब फिर से देखो यहाँ पर इस सर्किट में देखो IR2 हम जो है करंट के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो -IR2 इक्वल टू लिखते हैं हम VB, है ना। यहाँ पर पहुँचे हम VB के अक्रॉस तो इक्वल टू हो जाएगा VB। अब यहाँ से हम VA माइनस VB क्या लिखते हैं, देखो यहाँ से हो जाएगा ओके। तो देखो मैं क्या करता हूँ, VB माइनस VA फाइनल माइनस इनिशियल करता हूँ तो हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा E1 और ये E2 है, ठीक है। E1 प्लस E2 और यहाँ से हो जाएगा -IR1 और यहाँ से हो जाएगा -IR2। अब VB माइनस VA यहाँ पर से भी हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर से लिखता हूँ, ये VA हो गया और ये VB हो गया, तो VB माइनस VA यहाँ पर से भी लिखता हूँ। देखो तो VA यहाँ से हम शुरुआत किया VA। अब देखो हम ये करंट के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं हम, सॉरी इसमें देखो सेल्स के अंदर हम नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि बाद में पॉजिटिव आ रहा है E इक्विवेलेंट। और इसके अलॉन्ग हम देखो करंट के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, ये मेरा करंट का डायरेक्शन है। तो करंट के डायरेक्शन में तो -I इंटू R इक्विवेलेंट, यहाँ पर जो करंट है वो सेम ही रहेगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। और इक्वल टू हो जाएगा ये VB, इक्वल टू हो जाएगा VB। तो यहाँ से मैं VB माइनस VA क्या लिख सकता हूँ, देखो VB माइनस VA लिख सकता हूँ मैं E इक्विवेलेंट -I इंटू R इक्विवेलेंट स्मॉल r -I इंटू स्मॉल r इक्विवेलेंट। तो अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम ही हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखो कंपैरिजन से हमको क्या पता चलता है, कंपैरिजन लिखता हूँ यहाँ पर। देखो इन दोनों कंपेयर करेंगे, लिखूँगा E इक्विवेलेंट -I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। और यहाँ से मैं अगर I कॉमन निकाल लूँ तो हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2। मैंने I कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। इस तरह से इसका डेरिवेशन कर रहा हूँ। अब दोनों कंपेयर करोगे आप तो देखो इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मेरा हो जाएगा E इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा E1 प्लस E2, ये हो जाएगा E1 प्लस E2। और जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2, जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो हमने करंट के इस तरह से डायरेक्शन में मूव किया तो हमारा आंसर आया E इक्विवेलेंट का E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट का आंसर आया R1 प्लस R2। तो ये तो तब था मतलब ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरह से डिराइव किया, मतलब जो हमने ट्रेडिशनल मेथड है उसके नहीं डिराइव किया, हमने किरचॉफ लॉ का यूज़ करके यहाँ से डायरेक्शन लिखा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स लिखा और उसके ऊपर से हमने उसका आंसर निकाला, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने लिखा E1 प्लस E2, यहाँ पे लिखा है R1 प्लस R2। अगर क्या हो कि अगर मैं करंट का डायरेक्शन यहाँ से बदल दूँ, मतलब अगर करंट का डायरेक्शन बदल दूंगा तब कहानी क्या होगी, सोचो। अगर मैं यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बदल दूंगा तो पूरी कहानी बदल जाएगी। क्यों, समझाता हूँ आपको। उससे पहले देखो, अब इसको नोट कर लो, ये पॉइंट को आप नोट करो यहाँ से। अब मैं इसको यहाँ पे रफ करता हूँ।
आपको मैं दो बातें सिखाना चाहता हूँ सबसे पहले, और माइनस वाला करने से पहले आप दो बात सीख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। बात क्या है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। देखो, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी बोल दो या ऑफ सेल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ से इसकी बात करना चाहता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझो। सपोज मेरे पास, समझो कि यहाँ पर मेरे पास एक सेल है, मान लेता हूँ कि ये मेरे पास एक सेल है। ओके, ये मेरे पास एक सेल है। अच्छा, मेरे को बताओ कि मैं बोल देता हूँ कि ये सेल जो है डिस्चार्जिंग कंडीशन में है। क्या? डिस्चार्जिंग कंडीशन। बताओ, सपोज मेरे पास बैटरी है, सेल आप मान लो। मैं बोल रहा हूँ डिस्चार्जिंग मतलब क्या है कि उसके अंदर से चार्ज निकल रहा है ना। डिस्चार्जिंग मतलब क्या है कि सपोज अब मान लो कि आपने कोई सेल खरीदा है, तो आप उसको यूज़ करोगे तो उसके अंदर से वो सेल का जो चार्ज है धीरे धीरे ख़त्म होता रहेगा ना, वोल्टेज वो धीरे धीरे कम होता रहेगा उसके मटेरियल ख़राब होने के हिसाब से। तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में है ये सेल। बैटरी ख़त्म होती है कि नहीं धीरे धीरे। तो वैसे अगर सेल डिस्चार्जिंग कंडीशन में होगा तो आप बताओ करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा। मतलब करंट पॉजिटिव, मतलब अंदर घुसेगा करंट कि अंदर बाहर निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल के। बताओ, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर सेल डिस्चार्जिंग कंडीशन में है तो करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा। मतलब करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा या पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा। तो अगर डिस्चार्जिंग कंडीशन है तो देखो करंट तो इस तरह से निकलता है, तो डिस्चार्जिंग कंडीशन होगा तो करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा। इस तरह से करंट एंटर करेगा नेगेटिव टर्मिनल में और निकलेगा बाहर से। इसको कहते हैं हम डिस्चार्जिंग कंडीशन। डिस्चार्ज मतलब जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा है, सेल के अंदर से चार्ज निकल रहा है ना। चार्ज तो हम पॉजिटिव यहाँ से निकालते हैं, है ना। तो सेल के अंदर से चार्ज निकल रहा है, तो ये कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग कंडीशन। हम करंट कहाँ से निकालते हैं? पॉजिटिव से। तो करंट अगर पॉजिटिव से निकल रहा है तो हम उसको बोलेंगे डिस्चार्जिंग कंडीशन। अगर इसका उल्टा पूछूं कि अगर चार्जिंग कंडीशन क्या होगा, बताओ। सपोज ये मेरे पास एक सेल है, मेरे पास एक सेल है ये, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सेल चार्जिंग कंडीशन में है। कौन से कंडीशन में है? चार्जिंग। तो अगर सेल चार्जिंग कंडीशन में है तो अब बताओ जो है करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा। करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा कि निकलेगा। तो डेफिनेटली इस केस में क्या होगा कि सेल चार्ज हो रहा है, सेल खुद चार्ज हो रहा है, अंदर से वो चार्ज निकाल नहीं रहा है। क्या? वो खुद चार्ज हो रहा है। जैसे कि बैटरी को हम चार्जिंग पे रख दें, या जब मोबाइल में बैटरी ख़त्म हो जाती है तो हम उसको चार्जिंग में रखते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, मोबाइल की बैटरी खुद चार्ज होती है। तो जब खुद चार्ज हो रहा है तो उसके अंदर जो करंट का डायरेक्शन रहेगा, इस तरह से करंट पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर करेगा। करंट कहाँ करेगा? अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग कंडीशन। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे चार्जिंग कंडीशन। क्योंकि करंट जो बैटरी जो है खुद चार्ज हो रही है, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है। तो आप सिंपल से याद रखो कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो वो होगा डिस्चार्जिंग कंडीशन, मतलब सेल जो है डिस्चार्ज हो रहा है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट एंटर कर रहा है तो वो होगा चार्जिंग कंडीशन। नॉर्मली तो हमेशा यही होता है डिस्चार्जिंग, मतलब बैटरी में से हमेशा ख़त्म ही होता है। लेकिन हम बैटरी को, जैसे बैटरी को हमने सेल में सर्किट में कनेक्ट किया है तो बैटरी क्या होगा? डेफिनेटली डिस्चार्ज होगा। लेकिन कभी कभार हम उसको चार्जिंग पे भी रखते हैं सेल मतलब सर्किट के अंदर, तो उस समय क्या होगा, आपको आप कैसे पहचानोगे कि वो चार्जिंग है डिस्चार्जिंग? आप करंट का डायरेक्शन देख के पहचानोगे कि जो सेल है वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में है कि चार्जिंग कंडीशन में है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कर लो और इसको आप 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार जितने पॉइंट देना चाहो उसको पॉइंट नोट करके इसको आप नोट कर लो। तो उसके ऊपर मेरे को ये बताना ज़रूरी था क्योंकि अब आगे का कॉन्सेप्ट उसके ऊपर होगा। ठीक है, तो सेल मतलब करंट निकल रहा है तो डिस्चार्जिंग, करंट एंटर कर रहा है तो चार्जिंग। कहाँ? पॉजिटिव टर्मिनल में। पॉजिटिव टर्मिनल में देखना, हाँ, नेगेटिव टर्मिनल में देखने लगना।
क्योंकि करंट जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है नेगेटिव से, क्योंकि उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो देखो सपोज मैं को एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज यहाँ पे इस तरह से सेल कनेक्टेड है। सपोज ये मेरा VA है, ये मेरा VB है, और सपोज करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। ये जो है क्या है, चार्जिंग कंडीशन है। ये क्या है, चार्जिंग कंडीशन है। तो यहाँ पे सोचो अब मेरा VA, अगर मैं VA माइनस VB लिखता हूँ, देखो VA शुरुआत करता हूँ, VA से शुरुआत कर रहा हूँ। सपोज मेरा पाथ जो है इस तरफ है, ये मेरा पाथ है, मैंने VA से शुरुआत किया यहाँ से। अब देखो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो मेरा आंसर आएगा नेगेटिव। सपोज ये E है, सपोज ये E है और ये R है, तो यहाँ से मैं नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो आएगा नेगेटिव। उसके बाद अब देखो यहाँ पे मैं करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आएगा नेगेटिव। और सपोज यहाँ पे करंट जो है I है, तो यहाँ पे हो जाएगा I इंटू R इक्वल टू हो जाएगा VB। तो यहाँ से देखो मेरा VA माइनस VB क्या आ रहा है, VA माइनस VB आ रहा है मेरा E प्लस IR। मतलब जो हमने टर्मिनल वोल्टेज का डेफिनेशन निकाला था डेल्टा V इक्वल टू E माइनस IR, तो ये जो देखो इसमें क्या आ रहा है, E प्लस IR आ रहा है। और ये कब आया, जब हमारा सेल चार्जिंग कंडीशन में है। तो आप समझो कि सेल के सपोज कुछ पोटेंशियल है, सपोज पोटेंशियल उसका V के ऐसा कुछ है, तो हम सेल को अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि नहीं, मतलब उसका जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो EMF से भी बड़ा आ रहा है। देखो E प्लस IR आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। देखो E प्लस IR आ रहा है, मतलब क्या है कि इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, अगर सेल चार्जिंग कंडीशन में है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF से बड़ा आएगा, मतलब E से जो है बड़ा आएगा, है ना। E प्लस IR हो रहा है ना, E से बड़ा आएगा। लेकिन यही अगर दूसरा कंडीशन हो, अगर डिस्चार्जिंग कंडीशन में होगा सेल, तो वो तो मैंने आपको डिराइव करवाया है इस तरह से। अगर फिर से एक ड्रॉ कर देता हूँ मैं, और इस बार डिस्चार्जिंग कंडीशन है, तो आप खुद बताओ मैं कहाँ से कहाँ निकालूंगा। करंट का डायरेक्शन कहाँ से होगा, पॉजिटिव से निकलेगा, तभी तो होगा डिस्चार्जिंग। सपोज ये E है और ये R है, करंट का डायरेक्शन I है। अब मैं VA माइनस VB लिखूँ, देखो अब मैं VA माइनस VB लिखता हूँ, तो VA, और यहाँ पे देखो मैं जा रहा हूँ मैं इस तरफ सपोज, तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो लिखूँगा नेगेटिव। और यहाँ पर देखो कि मैं करंट के डायरेक्शन के अपोजिट हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा प्लस IR इक्वल टू लिखूँगा VB इक्वल टू लिखूँगा VB। तो यहाँ से देखो मेरा आंसर क्या आ रहा है, VA माइनस VB मेरा आंसर आ रहा है E माइनस ऑफ IR। ये मेरा आंसर क्या आ रहा है, E माइनस IR। ये तब कंडीशन में होगा जब हमारा आंसर आएगा, जब ये होगा डिस्चार्जिंग कंडीशन में। तो आप देख लो जो मेरा VA माइनस VB क्या है, वो डेल्टा V है, मीन्स टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है VA माइनस VB। तो जब डिस्चार्जिंग कंडीशन में होगा तो टर्मिनल वोल्टेज जो है EMF से कम आता है, लेकिन अगर चार्जिंग कंडीशन में होगा तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो EMF से भी ज़्यादा आता है। ठीक है कि नहीं। हमने जो उसमें डेरिवेशन किया था तो हमने डेल्टा V इक्वल टू E माइनस IR निकाला था, लेकिन जनरली जो होता है सेल डिस्चार्जिंग कंडीशन में होता है, ज़्यादातर यही फॉर्मूला आप देखोगे। लेकिन कभी कभार अगर सेल चार्जिंग कंडीशन में है, मीन्स करंट जो एंटर कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा हो, तब वो केस में हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज आता है, ये क्या है मेरा टर्मिनल वोल्टेज, वो जो होता है EMF से भी बड़ा आता है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो EMF से भी बड़ा आता है। देखो E प्लस IR आ रहा है, लेकिन नॉर्मली जो है जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो EMF से कम होता है, E माइनस IR। नॉर्मली सेल जो होता है हमेशा डिस्चार्ज होता है, इसलिए ज़्यादातर केस ये देखोगे, लेकिन कभी कभार आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, उसी हिसाब से देखो। तो इसको आपने नोट कर ही लिया होगा, तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपना कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के टॉपिक पर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ
अब मैंने इसको फॉर्मूला निकाल लिया, ई इक्वेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 और आर इक्वेलेंट आ गया R1 प्लस R2। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है E1 और E2 देखो अभी नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्टेड हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, है ना, एक सेल का इसको उल्टा कर देता हूँ। देखो E2 को मैं इस तरह से घुमा देता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर E2 को मैं इस तरह से घुमा दूंगा तो ये देखो इस तरह से हो जाएगा, है ना। मतलब देखो नेगेटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं, जो है इसको उल्टा कर दिया हमने। तो अगर इसको उल्टा कर देंगे तो अब देखो कहानी क्या होती है, इसको उल्टा कर देंगे तो कहानी क्या हो जाएगी। अब देखो, अब फिर से मैं वही डेरिवेशन करता हूँ, यहाँ से VA से स्टार्ट करता हूँ, VA हो जाएगा। अब देखो मैं करंट सब कुछ, ये सब तो सब कुछ सेम है, खाली मैंने जस्ट इसको चेंज किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो VA से स्टार्ट किया मैंने, अब यहाँ से मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ तो लिखूँगा पॉजिटिव। अब देखो करंट के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ तो लिखूँगा मैं माइनस IR1, ओके। अब यहाँ पे देखो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो लिखूँगा मैं नेगेटिव E, पॉजिटिव से नेगेटिव लिखा है ना। यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि देखो सेल के अंदर देखो करंट एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन बदल गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो देखो I इंटू R2 हो जाएगा, क्योंकि हम उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो हो जाएगा माइनस I इंटू R2 इक्वल टू हो जाएगा VB, इक्वल टू हो जाएगा VB। ये जो है E1 और E2 था, यहाँ पे ये हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा E2। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, अब VA माइनस VB लिखता हूँ अगर मैं, ओके, इसको इस तरफ ले जाते हैं और ये हो जाएगा इस तरफ। तो यहाँ से अगर मैं VB माइनस VA लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 माइनस ऑफ E2 और यहाँ से हो रहा है माइनस ऑफ I इंटू R1 प्लस R2। अब इसको हम वो कंपेयर करेंगे इक्विवेलेंट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। सपोज ये I है, ये E इक्विवेलेंट है और ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, अब देखो सपोज मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ तो हो जाएगा VA और ये VA है, ये VB है, ये मेरा पाथ है। तो VA, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव, करंट के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ तो हो जाएगा माइनस ऑफ I R इक्विवेलेंट, ओके, इक्वल टू हो जाएगा VB, इक्वल टू हो जाएगा VB। नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव, तो यहाँ से VB माइनस VA क्या लिख सकता हूँ मैं, E माइनस ऑफ I इंटू R इक्विवेलेंट, ओके। तो यहाँ से अब दोनों VB माइनस VA, तब दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, दोनों कंपेयर करूँगा तो मेरी जो E इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी E1 माइनस ऑफ E2, और मेरी जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है वो तो अभी भी सेम है। R इक्विवेलेंट मतलब रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज होता है, वो तो सेम हो जाएगा वापस भी। मतलब आप देखो सेल का डायरेक्शन चेंज करने से उसका जो EMF हो गया वो नेगेटिव हो गया। मतलब अगर नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा कनेक्टेड है, देखो इस तरह से होता है तो उसको जो है नॉर्मली देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे देखो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, उल्टा कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा E1 माइनस E2 आएगा, R इक्विवेलेंट को जो आंसर आएगा वो तो सेम ही आएगा। तो अगर साथ में कनेक्टेड है इस तरह से तो ये वाला आएगा, अगर इसका मैंने सेल का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो यहाँ पे वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझो कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज ये मेरा एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, सपोज इस तरह से हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पे हो गया इस तरह से। सपोज ये R1 R2 R3, ये जो है E1 E2 E3। तो डायरेक्टली बताओ E इक्विवेलेंट क्या लिखोगे आप, E इक्विवेलेंट लिखोगे, देखो E1 हो जाएगा, ये देखो ये नेगेटिव उल्टा कनेक्टेड है तो हो जाएगा माइनस ऑफ E2, ये तो इसके साथ कनेक्टेड है तो हो जाएगा प्लस E3, है ना। इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हो आप। लेकिन R इक्विवेलेंट तो सेम ही रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3,
आर इक्विवेलेंट तो हमेशा सेम ही रहेगा। ओके, तो होप्स आपको समझ पड़ा होगा। चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट भी समझ पड़ा होगा कि करंट एंटर कर रहा होगा तो उसको हम बोलते हैं चार्जिंग, करंट निकल रहा होगा पॉजिटिव टर्मिनल से तो उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। तो ये सब कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको किरचॉफ लॉ सीखना ज़रूरी था, इसलिए इसको लेक्चर मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये बात कर लिया मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन का। अच्छा, इस तरह से अगर n सेल्स कनेक्टेड हों सीरीज़ में, इस तरह से अगर n सेल्स कनेक्टेड हों सीरीज़ में, तो उसको फॉर्मूला तो आपको मैंने बताया था, ई इक्विवेलेंट जो हो जाता है वो होता है n टाइम्स ऑफ ई। लेकिन ये तभी है जब सब सेम डायरेक्शन में हो। इस तरह से ये अपोजिट डायरेक्शन वाला हो जाएगा तब कहानी बदल जाएगी, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट हो गया एन ई। चलो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे अगर अपोजिट टर्मिनल में कनेक्टेड कर दिया तो क्या होगा। तो कभी कभार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे पास सपोज इस तरह से मेरे पास ऐसे मेरे पास टोटल n सेल है। सपोज ये E1 है, ये E2 है, या सपोज सब E ले लो, चलो सब E ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी E है, ये भी E है, ये जो है इसके अक्रॉस R1, इसके अक्रॉस है R2, इसके अक्रॉस है R3, ऐसे करके Rn तक जा रहा है। अब मेरे देखो, तो इसका आंसर आपको क्या आएगा, आप डायरेक्टली बोल दोगे कि ई इक्विवेलेंट आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट आ जाएगा n टाइम्स ऑफ ई, और आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। ऐसे सब R ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, सबको R ले लोगे तो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ R। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि सपोज ई इक्विवेलेंट इसका n टाइम्स ऑफ ई है। अगर मैंने क्या किया, इन पूरे सेल में से n सेल में से मैंने एक सेल का डायरेक्शन चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, एक सेल उसका डायरेक्शन जो है चेंज कर दिया। अब बताओ मेरा आंसर क्या होगा। ऑप्शन देता हूँ आपको, चलो ये ऑप्शन देता हूँ मैं। ऑप्शन हो जाएगा मेरा, देखो ये पहला ऑप्शन लेता हूँ n-1 टाइम्स ऑफ ई। मैं ई इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, और आर इक्विवेलेंट यहाँ पर लिखता हूँ मैं, n-1 टाइम्स ऑफ आर। सेकंड ऑप्शन n-2 टाइम्स ऑफ ई, और यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट लिखता हूँ मैं हो जाएगा n-2 टाइम्स ऑफ आर। थर्ड ऑप्शन n-2 टाइम्स ऑफ ई, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा nr, और डी ऑप्शन हो जाएगा n-1 टाइम्स ऑफ ई, और आर इक्विवेलेंट हो गया nr। चलो इसको आप ट्राई करो। मेरा क्वेश्चन क्या है कि एक सेल का मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है, एक सेल है उसका मैंने डायरेक्शन यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो बताओ ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट नया क्या बनेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। इसको आप पॉज करके बार ट्राई करो। तो इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। बच्चे इसमें डायरेक्टली ये टिक करते हैं कि अगर सोचो पूरे n सेल हैं, अगर एक का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो n-1 टाइम्स ऑफ ई इसका आंसर आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसी हिसाब से आर इक्विवेलेंट में इन लोग ऐसा कुछ टिक कर देते हैं। लेकिन सोचो, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाता हूँ, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। और अगर ध्यान से सोचोगे नहीं तो आप गलत आंसर दे दोगे, बाकी सोचोगे तो कुछ है ही नहीं उसमें। सोचो, मैं आपको 3 सेल का एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इसका जो आंसर है एक्चुअली पहले बता देता हूँ। इसका आंसर है n-2 टाइम्स ऑफ ई, और सॉरी ये नहीं है इसका आंसर, n-2 टाइम्स ऑफ ई तो है ही, लेकिन जो आर इक्विवेलेंट है वो चेंज नहीं होता, आर इक्विवेलेंट तो सेम ही रहेगा, तो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ आर। मतलब इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। ई इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो n-2 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा, और आर इक्विवेलेंट हो जाएगा nr। कैसे होगा समझाता हूँ। तो मैं आपको 3 सेल के एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज मेरे पास ये 3 सेल हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से कनेक्टेड हैं। तो इसका ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इसका ई इक्विवेलेंट आ जाएगा 3e, सब सेम है, ठीक है, और आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 3r। यहाँ पे जो है r है, इस तरह से सब r हैं, सब e हैं। लेकिन सोचो, अगर मैं एक सेल का डायरेक्शन यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, अगर मैंने इसका डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर दिया, इसका डायरेक्शन मैंने इस तरह से चेंज कर दिया है यहाँ पर, तो अब मेरा नया ई इक्विवेलेंट क्या बनेगा। सोचो नया ई इक्विवेलेंट क्या बनेगा। देखो ये ई है, ये ई है, ये ई है, तो क्या लिखूंगा मैं, ई प्लस ई माइनस ऑफ ई। मतलब मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2e माइनस ऑफ ई। मेरा आंसर आ रहा है ई के इक्वल।
और आर इक्विवेलेंट मेरा आंसर आ रहा है वो तो सेम ही होगा 3r। देखो यहाँ पे मैंने एक सेल का डायरेक्शन चेंज किया, तो एक सेल का डायरेक्शन चेंज करने से हुआ क्या, तो e प्लस ई हो गया माइनस ऑफ ई। देखो मतलब ये दो टर्म कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर, है कि नहीं। ये जो है इसको भी साथ में लेकर डूबेगा ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज किया नेगेटिव हो गया, तो इसके इक्वल भी जो होगा उसको भी वो कैंसिल कर देगा। तो मेरा देखो जैसे 3 था यहाँ पर तो आंसर आ रहा e, उसी तरह से यहाँ पे n सेल्स होगा तो आंसर आएगा n-2 टाइम्स ऑफ e। मतलब जो नेगेटिव हुआ यहाँ पे, अगर एक नेगेटिव किया हमने तो यहाँ पर देखो 2 कट गया कि नहीं, ये नेगेटिव हुआ तो ये भी तो चला गया उसके साथ। उस हिसाब से यहाँ पर n सेल्स होंगे तो अगर एक हम चेंज कर देंगे तो उसके पहले वाला जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा उसके साथ, और हमारा आंसर आ जाएगा n-2 टाइम्स ऑफ e। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उसका भी हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे इस तरह से। बाकी आपको डेरिवेशन तो उसका दिखा ही है, सिर्फ हम उसमें डायरेक्शन चेंज करने वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो हम बात कर ले पैरेलल कॉम्बिनेशन की। उससे पहले आपको बता दूं कि सपोज ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट की बात भी कर लेता हूँ एक बार, नहीं तो करंट वाला टॉपिक रह गया था थोड़ा सा। सपोज इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 सेल्स लगे हैं और सपोज ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है। ठीक है, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और R2, और ये E1 और E2, और ये R इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से मैं अगर करंट लिखना चाहूँ, सोचो करंट लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, करंट हो जाएगा I हो जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस n टाइम्स ऑफ R प्लस जो ये है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे R इक्विवेलेंट। ठीक है, इस तरह से इसका करंट निकलेगा E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, सपोज देखो इन दोनों को कॉम्बिनेशन क्या बन गया, इन दोनों कॉम्बिनेशन बन जाएगा वही। हम इसको किरचॉफ लॉ लगा के आप प्रूफ भी कर सकते हो। चलो इसको 2 मिनट का प्रूफ ले लेते हैं, बाकी ज़रूरत तो नहीं है उसकी। जैसे यहाँ पे अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाऊँ तो सपोज में हम करंट का कोई डायरेक्शन ले लेते हैं, पॉजिटिव से हमने करंट निकाल दिया सपोज I इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं किरचॉफ लॉ लगाता हूँ इस तरह से, तो मैं यहाँ से यहाँ तक मूव कर लेता हूँ। तो सपोज इस पॉइंट से मैं मूव करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पहुँचा मैं पहले, तो मैं देखो कहाँ मूव कर रहा हूँ, मेरा जो देखो डायरेक्शन देखो मेरा इस तरह से डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ये सब आपको आना चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पहुँचा पहले, पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो आंसर आएगा नेगेटिव, तो हो जाएगा -E1। यहाँ देखो मैं करंट के करंट के अपोजिट मूव कर रहा हूँ, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये है, तो करंट के अपोजिट मूव करूँगा तो यहाँ पे लिखूँगा +IR1, और पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव E2, और यहाँ पे हो जाएगा +IR2, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आ रहा है, और यहाँ पे क्या मूव कर रहा हूँ, देखो करंट के अपोजिट मूव कर रहा हूँ, तो +I × R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट नहीं R है, ये R इक्विवेलेंट कहाँ लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये R है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने R इक्वल टू हो जाएगा, इस पॉइंट से अगर इसी पॉइंट पर पहुँचे तो इक्वल टू 0 हो जाता है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ, सबको मैं इस तरफ ले जाता हूँ, तो हो जाएगा यहाँ से I कॉमन निकाल लिया तो बच रहा है R1 + R2, I कॉमन निकाल लिया तो बच रहा है R1 + R2, और यहाँ पे इसको इस तरफ ले गया तो हो जाएगा E1 + E2 अपॉन, यहाँ पे ये IR है, चलो इसमें से I इसमें से भी कॉमन निकाल लेता हूँ तो हो जाएगा +R इस तरह से, और ये दोनों उस तरफ चले गए तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर देखो E1 + E2 हो जाएगा E इक्विवेलेंट, नीचे क्या हो रहा है R प्लस, देखो ये सब नीचे चला गया, और R1 + R2 हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो इस तरह से डायरेक्टली जान सकते हो कि कोई सर्किट है उसके अंदर आपको करंट निकालना हो तो E इक्विवेलेंट अपॉन R1 प्लस जो R है और प्लस R इक्विवेलेंट जो यहाँ पर दिया हो। अच्छा, यहाँ पे E इक्विवेलेंट जो होता है E1 - E2 भी हो सकता था अगर यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज होता तो, वो सब तो आप समझ ही लोगे।
लेकिन करंट किस तरह से निकाला जाए हमने देख लिया। ओके, अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। छोटे छोटे डाउट बच्चे के मन में रह जाते हैं वो डिस्चार्जिंग चार्जिंग वाले, तो इसलिए उसको सीखना भी ज़रूरी है। और जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ सारे पॉइंट्स आप नोट करते जाओ, उसको अपने बुक्स में नोट करो और उसका रेगुलर जो है रिवीजन करना चाहिए। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक कितना भी अच्छे से आप टॉपिक पढ़े रहोगे वो हमेशा आप भूल जाओगे। तो रिवीजन करने का एक ही तरीका है कि आप उसके ऊपर जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तो लास्ट में मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसको भी आप पक्के से करके जाना। ओके, नहीं तो टॉपिक सीखने का फ़ायदा नहीं होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, 10% आपका जो है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होना चाहिए और 90% आपका क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए। ओके, अब मैं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसको भी यहाँ से जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। डेरिवेशन तो हमने किया ही है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है। तो ये हमारा सर्किट जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट है। हम क्या करते हैं, हमको इसको इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैं इसमें एक्सटर्नल्स देखो यहाँ पे इसके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल है उसको हम मान लेता हूँ V है। तो बिकॉज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है सबके अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा V होगा। यहाँ पर इसके अक्रॉस भी जो होगा V, इसके अक्रॉस जो होगा पोटेंशियल V वो भी V होगा। टर्मिनल वोल्टेज इसके अक्रॉस जो होगा वो भी V होगा। लेकिन यहाँ पे जो करंट आएगा I वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा I1 करंट, यहाँ पे जाएगा I2 करंट और यहाँ पे जाता है I3 करंट। तो इसको किस तरह से डिराइव करते थे हम इसको डायरेक्टली डिराइव करते थे इस तरह से। I इक्वल टू लिखते थे हम I1 प्लस I2 प्लस I3। हमारा मेन इक्वेशन था, ये हमारा मेन इक्वेशन था। ओके, अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। V1 जो देखो यहाँ पे V है, यहाँ पर V है, यहाँ पर V है। तो यहाँ पे जो V की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, पहले तो हो जाएगी देखो जो करंट जो है, देखो यहाँ पर अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाऊंगा यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो जाएगा VA। देखो किरचॉफ लॉ इसमें 3 बार लगा सकते हो आप, 3 बार लगा के आप जो V की अलग अलग वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, तो सपोज इसको मैं VA बोल देता हूँ VA, और यहाँ पे गया मैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो माइनस ऑफ E हो गया E1, और यहाँ पे करंट के मैं सेम डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ तो हो जाएगा माइनस ऑफ I इंटू I1 इंटू R1 इक्वल टू हो जाएगा VB। तो हो जाएगा VA माइनस VB क्या हो जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा E1 प्लस IR1। यहाँ से VA माइनस क्या हो गया E1 प्लस IR1 हो गया। ओके, देखो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव लिखा है यहाँ पे, और ये हो गया करंट के हम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो आ गया नेगेटिव। तो यहाँ से VA माइनस VB क्या आ गया E1 प्लस IR1। उस तरह से ऐसे सब में निकाल सकते हो। इसमें हो जाएगा E2 प्लस IR2, इसमें हो जाएगा E3 प्लस IR3, है ना। यहाँ पे ऐसे सबका पोटेंशियल सेम ही आएगा। V इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस IR1। उस हिसाब से V इक्वल टू हो जाएगा E2 प्लस IR2, क्योंकि सबके अक्रॉस तो V ही है ना। यहाँ पर V इक्वल टू हो जाएगा E3 प्लस I इंटू R3। अब यही सब वैल्यू क्या करते थे आप इसके अंदर पुट करते थे। यहाँ पे जो I इक्वल टू लिखूँगा मैं वो लिखूँगा E इक्वलेंट लिखता हूँ। और ओके, तो यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं। यहाँ से अगर आप I की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो हर इक्वेशन में से आप I की वैल्यू निकालो। तो मैं पहले इक्वेशन में से देखो I की वैल्यू निकालता हूँ।
ये डेरिवेशन तो आपको आना चाहिए। देखो पहला इक्वेशन लिखता हूँ मैं, v इक्वल टू E1 प्लस IR1। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या होगी, देखो I की वैल्यू हो जाएगी V1 अपॉन E1 और V1 माइनस E1 हो जाएगा, V अपॉन R1 माइनस E1 अपॉन R1, है ना। ये मेरी I की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी। उसी तरह से हर इक्वेशन में अलग अलग I की वैल्यू आएगी और इसका हम इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन अगर बनाएंगे इस तरह से, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसमें सपोज करंट I फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से जो होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, सपोज ये मेरा E इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट है और ये है मेरा E इक्विवेलेंट। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप कि E इक्विवेलेंट V हो जाएगा, इसके अक्रॉस भी तो पोटेंशियल होगा V होगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E इक्विवेलेंट प्लस ऑफ I इंटू R इक्विवेलेंट। तो ये सब डेरिवेशन मैंने करवाए हुआ ही है। तो यहाँ से भी आप I की वैल्यू निकाल लोगे तो हो जाएगा, देखो हो जाएगा V अपॉन I माइनस ऑफ E इक्विवेलेंट अपॉन I। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो और इसके अंदर पुट करोगे इक्वेशन के अंदर I की वैल्यू, हर इक्वेशन में से I की वैल्यू निकालो, इसके अंदर पुट करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आता है यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे आप इसको नोट कर लो, ये I की वैल्यू है। तो यहाँ से I की वैल्यू लिखता हूँ मैं, देखो V अपॉन I माइनस ऑफ E इक्विवेलेंट अपॉन I। अब यहाँ पे I नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे I नहीं आएगा, R आएगा। ओके, यहाँ पे आएगा R और यहाँ पर भी आएगा R। I तो हमने सब्स्टिट्यूट किया है तो यहाँ पे आ जाएगा R। तो यहाँ पे R लिखा। अब यहाँ पे भी आप I की वैल्यू निकालोगे, इस तरह से आएगा। क्या आएगा यहाँ पर आएगा V अपॉन R माइनस ऑफ E1 अपॉन R1, V अपॉन R1 माइनस ऑफ E1 अपॉन R2 प्लस V अपॉन R2 माइनस ऑफ E2 अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 माइनस ऑफ E3 अपॉन R3। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट बनाओगे सारे को, तो आपका जो आंसर आएगा, देखो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ से इसको अगर इसको कंबाइन करेंगे तो V अपॉन R लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी, ये R इक्विवेलेंट है ये, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस हो जाएगा 1 अपॉन R3। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। उसी हिसाब से इसको कंपेयर करोगे तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आप नोट कर लो, E इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसका डेरिवेशन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। मेरा काम इसके अंदर सिर्फ है वो किरचॉफ लॉ वाला जो टॉपिक है उसको बताना है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो रहा है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। और R इक्विवेलेंट को नीचे ले जाऊंगा तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी E1 अपॉन R1, देखो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, और ये नीचे गया तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये कैसे आया, मैं R इक्विवेलेंट नीचे ले गया और R इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं वहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आता है, E इक्विवेलेंट की वैल्यू ही आती है और R इक्विवेलेंट जो होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कहाँ आती है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। जो R इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू आती है, इस तरह से लिखता हूँ, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
अब इसके अंदर भी वही सेम कहानी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखो इसमें देखो किस तरह से, अगर पॉजिटिव आंसर कब आएगा याद रखो, पॉजिटिव आंसर तब आएगा जब पॉजिटिव नेगेटिव देखो इस तरह से कनेक्टेड हो, सेम देखो सबकी पोलैरिटी सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, सबकी पोलैरिटी सेम होगी तो यहाँ पे सब जगह प्लस आएगा। अगर मैं किसी एक की पोलैरिटी बदल दूंगा तो यहाँ पे ऊपर जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस नहीं होगा क्योंकि ये आर इक्विवेलेंट है। आर इक्विवेलेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो रेजिस्टेंस है, सेल के अंदर फ़र्क पड़ता है लेकिन डायरेक्शन से। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा इसका तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के साथ, वो तो आप जान ही लोगे, है ना, वो तो आप समझ ही लोगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम एक, ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैं दो इस तरह से कुछ सेल लेता हूँ, और यहाँ पे एक का डायरेक्शन में चेंज कर देता हूँ, देखो ठीक है। और यहाँ पे R1 सपोज ये E है, E R R R, तो यहाँ से क्या लिखोगे डायरेक्टली आप ई इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, ई इक्विवेलेंट लिखोगे E1/R1, तो E/R प्लस E/R माइनस ऑफ E/R, ठीक है। तो E/R प्लस E/R माइनस ऑफ E/R, और नीचे तो क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो ऊपर देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ रहा है E/R, नीचे आ रहा है 3/R, तो R से R कैंसिल, तो मेरा आंसर आ गया E/3। तो इस तरह से इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो अगर पोलैरिटी चेंज की हो तो। अच्छा, एक बच्चे लोग के अंदर डाउट आता है, वो डाउट भी आपको क्लियर कर देता हूँ। एक जन ने हमसे पूछा था वो डाउट क्या है कि समझो यहाँ पर कि मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो समझो कि यहाँ पर मैंने किया है कि ये देखो सीरीज़ में है, और देखो सपोज इस तरह सर्किट है, हैं इसमें भी देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये जो है मेरा E2 है, ये E3 है, और ये E1 है। अब देखो बच्चों के अंदर डाउट क्या आता है, देखो इसके अंदर आप किस तरह से पहले सॉल्व करोगे, पहले आप इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे, उसके साथ इसको सीरीज इसको सॉल्व करोगे। जैसे इसका मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करूँ, तो ये हो जाएगा ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट हो जाएगा E2/R2, और ये नीचे देखो दोनों अपोजिट हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा E3/R3, और हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से इसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा, और आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा इसका कि 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन समझो सपोज इसका आपको कोई आंसर आया, इसका जो भी आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे बनाओगे। जैसे इसको वैल्यू के साथ समझाऊँ तो आपको अच्छे से समझ पड़ेगा। देखो इसको कोई वैल्यू ले लेते हैं तो उसके साथ आपको एकदम अच्छे से समझ पड़ेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सपोज मान लेता हूँ कि इसको मैंने ले लिया कि इसको ले लिया मैंने 2 वोल्ट, इसको ले लिया 1 वोल्ट, और यहाँ पे सर कोई बड़ी वैल्यू लेता हूँ, इसको 10 ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ 5, यहाँ पे इसको ले लेता हूँ मैं 3, इसको ले लेता हूँ मैं 2। अब समझो इसको ले लिया मैंने कि वोल्ट कहाँ लिख रहा हूँ, इसको ले लिया मैंने कि 1 ओम, इसको ले लिया मैंने 2 ओम, इसको ले लिया मैंने 1 ओम, और इसको मैंने ले लिया 5 वोल्ट। तो इसके अंदर आप किस तरह सॉल्व करोगे, पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे और उसके साथ इसको सीरीज़ में सॉल्व करोगे। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर सॉल्व करूँ तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 10/R1 माइनस ऑफ 5/R2, और नीचे हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2। तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर बच रहा है 20 माइनस 5 15/2, और नीचे बच रहा है 1 प्लस 1/2, नीचे हो रहा है 3/2। मतलब इसका जो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ रही है 5।
और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 3 ओम, है ना। आर इक्विवेलेंट 1/1 + 1/2, तो आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट आ रहा है 1/2 प्लस होगी 1/R इक्विवेलेंट आ रहा है 3/2, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/3। तो आर इक्विवेलेंट आ रहा है 2/3 और ई इक्विवेलेंट आ रहा है 5। ठीक है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पर, इसको मैं रफ करता हूँ अब। तो अब आप सर्किट ड्रॉ करोगे, देखो तो किस तरह से ड्रॉ करोगे, ये तो इस तरह से है ही। अब यहाँ कहानी के बच्चे लोग ये फंस जाते हैं कि मेरा आंसर तो ई इक्विवेलेंट का आया, ई इक्विवेलेंट मेरा आंसर क्या है 5 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट का आंसर आया 2/3। अब यहाँ पे बच्चे ये फंस जाते हैं कि मैं सेल किस तरह से ड्रॉ करूँ, मतलब ऐसे ड्रॉ करूँ सेल कि ऐसे ड्रॉ करूँ, मतलब सेल का डायरेक्शन किस तरफ रखूँ मैं। तो उसका एकदम सिंपल सा आंसर होता है कि जो डोमिनेटिंग हो उसका डायरेक्शन चूज कर लो आप, जो बड़ा हो वैल्यू में। देखो यहाँ पे 10 वोल्ट है, इसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है, 10 वोल्ट में इसकी वैल्यू बड़ी है, तो डेफिनेटली आप डायरेक्शन जो है इस तरह से चूज करोगे आप। तो ये जो हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 2/3 ओम। उसके बाद इसका सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेना। यहाँ पर आपको उसी को डोमिनेट कराना है जिसका जो है देखो यहाँ पर वैल्यू बड़ा है, यहाँ पर देखो 10 वोल्ट है तो ये डोमिनेटिंग है, इसका वैल्यू बड़ा आ रहा है, इसका वैल्यू जो है छोटा आ रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस करोगे तो डेफिनेटली यही वाला पोलैरिटी बचेगा ना, तो जो बड़ा है उसकी पोलैरिटी यहाँ पर बचाना है। ओके, ऐसे छोटे छोटे डाउट बच्चों के अंदर रहते हैं तो उसको क्लियर करना ज़रूरी है। मतलब जिसकी भी वैल्यू बड़ी है उसका पोलैरिटी आप यहाँ पर चूज़ करोगे। मतलब आप सोचो कि इसको इस तरह ड्रॉ करो कि इस तरह से, मतलब इस डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव ड्रॉ करूँगी पहले नेगेटिव, तो अब उसी सोचोगे जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसी डायरेक्शन आप डायरेक्टली चूज़ कर लेना। अगर इसकी वैल्यू बड़ी होती तो मैं यहाँ पर नेगेटिव ड्रॉ करता, बाद में पॉजिटिव। ठीक है, तो होप्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला समझ पड़ा होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आज हम जेईई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टली। ये सब सीरीज पैरेलल ये सब तो आप कर ही सकते हो। ओके, तो इसको रफ करते हैं। अब हम जेईई मेंस वाले जो क्वेश्चन हैं इसको ले लेते हैं। इसमें n सेल्स होंगे, उसका आंसर क्या होगा उसको आप डायरेक्टली निकाल लेना उसके अंदर वैल्यू पुट करके। अगर सबकी वैल्यू ई हो और इस तरह से n सेल्स कनेक्टेड हो तो ई इक्विवेलेंट आ जाता है, ई इक्विवेलेंट जो आ जाता है वो आ जाता है ई के इक्वल, और जो आर इक्विवेलेंट आता है वो आता है R/N के इक्वल। उसको तो आप निकाल ही सकते हो इस तरह से। अगर n कनेक्टेड हो n सेल तो ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, देखो E/R प्लस E/R प्लस E/R, तो इस तरह से हो जाएगा NE/R। यहाँ पर लिख के दिखा दूँ, एक बार लिख के दिखा देता हूँ। ये सपोज ये सब ई हैं, सपोज ये सब ई हैं, ये R है, R है, R है, इस तरह से ई है, इस तरह से n सेल्स कनेक्टेड हों तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट हो जाएगा E/R प्लस E/R, ऐसे डॉट डॉट करके E/N लास्ट में ऐसे जाएगा। तो और नीचे क्या होगा 1/R प्लस 1/R, ऐसे करके करते हो जाएगा n तक। तो मेरा ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ऊपर NE/R और नीचे हो जाएगा N/R। तो यहाँ से R कैंसिल, N कैंसिल, तो मेरा आंसर आ गया E के इक्वल। उसी तरह से R इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा R/N के इक्वल। ठीक है, तो इतने सब बेसिक्स बातें करनी थी सीरीज और पैरेलल का। तो अब हम करते हैं जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन। वो क्वेश्चंस के अंदर किरचॉफ लॉ भी यूज़ करेंगे हम, और हमने जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सीखा है उसको भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं रफ करके अब लेते हैं अपना हम क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक दो पहले हम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ड्राई सेल्स ईच ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम मस्ट बी जॉइंड इन सीरीज विद रजिस्टर ऑफ 20 ओम टू गिव अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर। मतलब इस तरह का कितने सेल्स हमको सीरीज में कनेक्टेड करने होंगे वही हमको ढूंढना है। ऐसे पता नहीं कितने सेल कनेक्ट करने हैं हमको सीरीज में। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको R भी दिया है जो कि 20 ओम का है, और यहाँ पे इसके अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमको दिया है 0.5 ओम का, और EMF दिया है 1.5 का।
ठीक है। तो पूछ रहे हैं ऐसे कितने सेल हमको कनेक्ट करने पड़ेंगे कि जिससे हमारा जो करंट की वैल्यू है यहाँ पर वो 0.6 एम्पियर की मिल जाए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको क्या पूछा है कि कितने सेल्स कनेक्ट करने होंगे। तो क्या पर लिखता हूँ डायरेक्टली, सब इस तरह से कनेक्टेड होंगे। तो लिखता हूँ मैं I इक्वल टू हो जाएगा n टाइम्स ऑफ E, है ना, कितने सेल्स कनेक्टेड है उसको n ही लिख देता हूँ यहाँ पर, और नीचे R प्लस एन आर लिख देता हूँ, R प्लस n टाइम्स ऑफ स्मॉल r। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है 0.6, और यहाँ पे n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और E की जो वैल्यू है 1.5 है, और R की वैल्यू है यहाँ पर 20 प्लस n टाइम्स ऑफ स्मॉल r की वैल्यू है 0.5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा n इंटू हो जाएगा 0.6/2, मतलब हो जाएगा 0.3। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.3 n इक्वल टू हो जाएगा 1.5 n, है ना। देखो 20 इंटू 6 हो गया 120 में 12 हो गया, और ये 1/2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 0.3। तो यहाँ से 12 इक्वल टू हो जा रहा है, देखो ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 1.2 n। तो यहाँ से n इक्वल टू आ रहा है 12 डिवाइड बाई 1.2, मेरा आंसर आ गया n इक्वल टू 10। तो हमारा जो n इक्वल टू 10 वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब हमको ऐसे कितने सेल कनेक्ट करने पड़ेंगे सीरीज़ के अंदर, 10 सेल्स ऐसे यूनिट के अंदर कनेक्ट करोगे तब आपको यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो 0.6 एम्पियर का मिलेगा। तो डायरेक्टली जो पहला क्वेश्चन था वो फॉर्मूला बेस्ड था, सिर्फ वार्म अप करने के लिए क्वेश्चन था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उसको आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, हम उसका सॉल्यूशन करना शुरू कर दें। ओके, तो उसको आप ट्राई करना शुरू कर दो, क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पर आ ही चुका होगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में, 5 cells each of EMF E and internal resistance R are connected in series. If one cell is connected wrongly, then the equivalent EMF and internal resistance is, मतलब 5 सेल इस तरह से कनेक्टेड थे, ड्रॉ करने की जरूरत तो नहीं है लेकिन तो भी एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे 5 सेल कनेक्टेड हैं, बोल रहे हैं कि एक सेल को हमने रॉन्ग कनेक्ट कर दिया, मतलब एक सेल को हमने उल्टा कनेक्ट कर दिया इस तरह से। अब इक्विवेलेंट क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, सबकी वैल्यू तो ई है, ई। तो यहाँ पे जो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा, टोटल 5 था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो हो जाएगा 3E। और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट तो आर 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 वो तो 5 होगा, 5R, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। जो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा वो 3 टाइम्स ऑफ ई, और आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो 5 टाइम्स ऑफ आर। एक को बदल देंगे तो 2 से यहाँ पे चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन बच्चे जल्दी जल्दी में टिक कर देते हैं, सी ऑप्शन टिक कर देंगे या ए ऑप्शन टिक कर देंगे, लेकिन अगर एक सेल चेंज करोगे तो 2 में 2 वेरिएशन आ रहे हैं इसके अंदर, वो मैंने आपको बताया था एन का एग्जाम्पल लेके। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको हम करते हैं अब। द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बैटरीज बोथ ऑफ सेम EMF 10 वोल्ट बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर्स 30 and R। मतलब यहाँ पे 2 रजिस्टर हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं इस तरह से, एक का 30 ओम है और ये है R ओम। क्या बोला है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बैटरीज, मतलब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। देखो इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से, और दोनों का जो दिया है 10 वोल्ट दिया है, और यहाँ पे बोला है इसका 20 ओम है और इसका है 5 ओम, ठीक है। और क्या बोला है यहाँ पर, देखो इतना क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पर क्या बोला है, द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम इज 0। मतलब जिस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको हमने 0 मानना है। यहाँ पर 0 दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। द वैल्यू ऑफ आर, यहाँ पे ये जो आर की वैल्यू है हमको फाइंड करनी है। देखो ये क्वेश्चन के अंदर किस तरह से अप्रोच करेंगे।
पहली बात ये आर की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो अगर हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना हो आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, तो वहाँ पर हमको करंट की वैल्यू चाहिए होगी। करंट की वैल्यू कितनी है, और करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पर ये हिंट दिया है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू ई माइनस ऑफ आई आर डिस्चार्जिंग फेज में। डिस्चार्जिंग फेज डेफिनेटली होगा क्योंकि सर्किट के अंदर कनेक्टेड है तो बैटरी में से करंट डिलीवर होगा, है ना। तो पॉजिटिव से अगर करंट निकल रहा है तो डिस्चार्जिंग फेज होता है। तो यहाँ पर V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, E इक्वल टू आई आर लिख सकता हूँ। E तो हमको दिया है, कितना दिया है 10 इक्वल टू I इंटू आर कितना दिया है 20, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर, है ना। तो करंट मिल गया 0.5 एम्पियर। अब हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। तो I इक्वल टू ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट प्लस स्मॉल आर इक्वलेंट, ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.5 इक्वल टू, इन दोनों कॉम्बिनेशन 10 और 10 हो जाएगा 20, ये हो गया 20 अपॉन नीचे क्या हो रहा है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 30 आर अपॉन 30 प्लस आर प्लस इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इन दोनों हो जाएगा 20 प्लस 5 हो जाएगा 25। तो ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है, ओके है कि नहीं। ऊपर हो गया 20, 10 और 10 हो गया 20, और ये हो गया 25, और ये हो गया 30 आर अपॉन 30 प्लस आर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ऊपर, तो हो जाएगा 30 इंटू हो जाएगा 0.5। एक काम करता हूँ कि इसको देखो 0.5 ये हो जाएगा 40 सा, इसे डायरेक्टली 40 सा कैंसिल कर दिया, 5 4 सा 20 होता है, 0.5 इंटू 40 सा कैंसिल हो गया है ये। तो यहाँ से हो रहा है 30 आर अपॉन 30 प्लस आर प्लस 25 इक्वल टू हो रहा है 40। तो 30 आर अपॉन 30 प्लस आर इक्वल टू आ रहा है 15, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो 2R इक्वल टू हो रहा है 30 प्लस R। तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई 30 ओम। तो हमारी R की वैल्यू क्या आ गई 30 ओम। तो यहाँ से इसका क्वेश्चन का अप्रोच क्या था, यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप आंसर था, तो R की वैल्यू हो जाएगी 30 ओम, ओके। तो क्वेश्चन का अप्रोच क्या था, हमको इसके अक्रॉस ये रेजिस्टेंस ढूंढना था, तो उसके लिए हमने यहाँ पर हमको करंट चाहिए था। करंट के लिए हमको ये हिंट दिया था, वो हिंट को हमने यूज़ किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इसको रफ करके करते हैं अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके जेईई मेन 2021 में आया था, तो इसको एक बार पॉज करके आप ट्राई कर लो। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अ सेल E1 ऑफ EMF 6 वोल्ट। देखो यहाँ पर इस तरह से हमको सर्किट दी गई है, ओके। ये 6 वोल्ट है और इसके अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनको दिया है 2 ओम का, और ये 4 वोल्ट है, इसके अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 8 ओम का दिया गया है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट x एंड y। तो ये x और y पॉइंट है, ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है। तो यहाँ पे और यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यही हमको पूछा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से पहले हमको इसका वो निकालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, देखो करंट निकालना पड़ेगा, करंट का डायरेक्शन किस तरफ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, करंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो देखो हो जाएगा I इक्वल टू ई इक्वलेंट, क्या हो जाएगा ई इक्वलेंट, देखो ई इक्वलेंट हो जाएगा 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, ई इक्वलेंट हो जाएगा 6 माइनस 4 2, क्यों, क्योंकि पोलैरिटी अपोजिट है, पोलैरिटी क्या है अपोजिट है ना। तो इस इक्वलेंट क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 हो जाएगा 2, और नीचे R तो है ही नहीं, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 8 प्लस 2 हो जाएगा 10। तो I इक्वल टू क्या आ रहा है 1/5, मीन्स हो रहा है 0.2 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू मेरे को मिल गई 0.2 एम्पियर। अब मैंने आपको बताया डोमिनेटिंग कौन सा होता है, मतलब करंट कहाँ से निकलेगा, क्योंकि इसका वैल्यू बड़ा है तो ये डोमिनेटिंग है, मतलब करंट जो है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरह से निकला,
है ना। करंट जो है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरह से निकला। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल के एंटर, इसके अक्रॉस हमको ढूंढना है ना आंसर में। तो देखो यहाँ पर करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर कर रहा है, मतलब ये वाला जो सेल है ये मेरा चार्जिंग फेज के अंदर है ना। ये वाला सेल है मेरा चार्जिंग फेज के अंदर है। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि V इक्वल टू हो जाएगा E प्लस आई आर वन, E प्लस आई आर। तो E कितना है मेरा 4 प्लस I कितना है मेरा 0.2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है मेरा 8 इंटू रेजिस्टेंस कितना है मेरा 8 ओम। तो 4 ओके, तो 4 प्लस ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1.6। तो मेरा आंसर आ रहा है 5.6 वोल्ट। क्यों? क्योंकि करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर कर रहा है। और मैंने कैसे पता लगाया करंट यहाँ से निकल रहा है, मेरी करंट की वैल्यू तो आई, ये डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, करंट यहाँ से निकला होगा क्योंकि वैल्यू इसकी बड़ी है। और आपको ये नहीं भी पता हो तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से यहाँ तक लिख भी सकते हो। देखो यहाँ पे हो जाएगा Vx, तो Vx, और यहाँ से देखो मैं कहाँ से मूव कर रहा हूँ, मैं इस तरह मूव कर रहा हूँ। तो मैं पाथ मेरा करंट के अपोजिट है। तो देखो लेकिन यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा पॉजिटिव, प्लस लिखूँगा 4, और यहाँ पे देखो करंट के अपोजिट हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा प्लस। इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0.8 इंटू 2, तो हो जाएगा 1.6 इक्वल टू हो जाएगा VB। तो मेरा VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 5.6। डायरेक्टली आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जे मेन 2021 का क्वेश्चन है। इसको रफ करके करते हैं हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, आई थिंक सो शायद 2 क्वेश्चन बाकी हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उसको आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, उसके बाद हम करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एन एक्यूमुलेटर ऑफ बैटरी B। इसको पहले पॉज करके ट्राई करना है, ठीक है, गिव अप मत करना। अच्छे क्वेश्चन ही पॉज करके ट्राई किया जाता है, बाकी इजी क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा फॉर्मूला डाल के, लेकिन क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझो पहले और इसको पॉज करके ट्राई करो। क्वेश्चन जो है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चन तो सभी कर लोगे, लेकिन इससे कंपटीशन क्लियर नहीं होगा जब तक अच्छे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे आप। तो इसको पॉज करके जरूर से ट्राई करना। क्या दिया गया है, एन एक्यूमुलेटर बैटरी B ऑफ EMF E। चलो यहाँ पे बैटरी दिया गया है जिसकी EMF E है। बिना पॉज करे आप इसको देखना मत सॉल्यूशन इसका, ठीक है। अभी भी नहीं किया हो तो पॉज करके ट्राई कर लो। ये होगा E1 R1 और यहाँ पे ये B दिया गया है, यहाँ पे इस तरह सर्किट दी गई है और लिखा, चलो यहाँ पे कुछ लिखा है DC सप्लाई जैसा, और ये T1 है और ये मेरा है T2, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, ओके, इस चार्ज बाय DC सप्लाई, ठीक है। क्या बोला है, बैटरी को हमने चार्ज किया है, किससे DC सप्लाई से बैटरी को हमने चार्ज किया है। तो डेफिनेटली बैटरी को अगर आप चार्ज करोगे, बताओ बैटरी को अगर आप चार्ज करोगे तो करंट का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर कर रहा होगा, है ना। क्योंकि चार्जिंग फेज में क्या बोला है कि बैटरी को हमने चार्ज किया है DC सप्लाई से, तो करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर इस तरह से कुछ करंट होगा, है कि नहीं, इस तरह से कुछ करंट होगा। अब देखो वो टर्मिनल्स आर T1 एंड T2, जो DC सप्लाई है इसके टर्मिनल्स T1 और T2 दिए गए हैं और हमको डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। पहला बोला है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2 मस्ट बी ग्रेटर देन E। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2 मस्ट बी ग्रेटर देन E, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। तो बताओ किस तरह से इसको हम अप्रोच करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज इसको मान लो VA एंड VB, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा VA एंड VB,
तो बोल रहे हैं वो ई से बड़ा होगा। तो हमको तो पहला ऑप्शन ऐसे ही देख के पता चल जाना चाहिए कि वो ई से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि चार्जिंग फेस में है। तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जो वोल्टेज होता है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V, अगर वो चार्जिंग फेस में है तो उसका आंसर डायरेक्टली आता है E प्लस आई आर आता है ना। तो डेफिनेटली पहला ऑप्शन है वो डेफिनेटली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि चार्जिंग फेस में होगा तो E प्लस आई आर, तो E से तो बड़ा ही हो गया वो। ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन, T मस्ट बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू T2। T1 मस्ट बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू T2। मतलब अगर T1 से T2 हम मूव कर रहे हैं तो T1 पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू T2। तो देखो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर VA माइनस VB मेरा अगर बड़ा आ रहा है, अगर देखो यहाँ सॉल्व करूँ तो जाएगा VA, और यहाँ पे देखो मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ करंट के डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव तो हो गया E1 माइनस ऑफ IR1 इक्वल टू हो रहा है VB। तो यहाँ से देखो VA माइनस VB मेरा बड़ा आ रहा है E1 प्लस IR1, मतलब जो VA माइनस VB है मेरा बड़ा आ रहा है, मतलब डेफिनेटली VA जो होगा वो बड़ा होगा। इसका मतलब डेफिनेटली T1 जो होगा वो T2 से बड़ा होगा। मतलब अपना B ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। तीसरा क्या बोला गया है, इन द बैटरी द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ वो तो सही है, करंट चार्जिंग में है तो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा, वो तो हमने पहले ही बता दिया है। यही तो हमारा कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा था, चार्जिंग फेस वाला क्वेश्चन था। तो चार्जिंग में होगा तो करंट डेफिनेटली पॉजिटिव में एंटर करता है और नेगेटिव से निकलता है। तो अपना तीन ऑप्शन A, B और C करेक्ट हैं। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, A, B और C। क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा था, लॉजिकल क्वेश्चन था। तो कर दे अपना लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक तो यही लास्ट क्वेश्चन था। ओके, तो आज का लेक्चर में बस इतना ही क्वेश्चंस करते हैं हम। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर। और भी क्वेश्चंस हम लेंगे लेकिन उसको हम रैपिड फायर राउंड में ले लेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। सारे कॉन्सेप्ट सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन और क्वेश्चन जो होंगे वो सारे आपको समझ पड़े होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो जो है वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके बेस्ट आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहो जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट परफेक्टली क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।